मांग का सिंदूर छीन लिया, हाथ का कंगन छीन लिया। मैं तो तुझसे प्रेम करती थी, तूने मुझसे मेरा संसार छीन लिया। नमस्कार, मैं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल उल्टा टोपी। बात आज उस महिला की जो लड़की बचपन से बड़ा प्यार और दुलार में पली। कहानी उस लड़की की जिसके पिता पुलिस वाले होते हैं। कहानी उस लड़की की जिस लड़की के पिता ने आज तक उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। जब पिता उसके पुलिस मैन होते हैं, पुलिस वाला होते हैं, तो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम इस कदर करते हैं कि अपनी बेटी को शहर की दुनिया में ले जाकर उसे पढ़ाते लिखाते हैं, यहाँ तक कि उसे इस लायक बना देते हैं कि अपना फैसला वो लड़की स्वयं लेने लायक हो सके। लेकिन नीति को कुछ और मंजूर था। वो लड़की किसी से प्रेम कर बैठती है। प्रेम वो भी किसी रोड छाप से नहीं, बल्कि एक शिक्षक से वो प्रेम कर बैठती है, एक प्रोफेसर से वो प्रेम कर बैठती है। ये सब बातें जब उसके घर में पता चलता है तो उसके पिता इस बात से थोड़ी देर के लिए नाराजगी जताते हैं, पर उसके पिता एक पुलिस वाला होता है। पुलिस वाला ऐसा कि सही फैसला लेने में सक्षम। उसके पिता ने अपने बेटी के प्यार को बरकरार रखते हुए और खुद के प्यार को, बेटी के प्रति जो प्यार था, जो प्रेम था, जो समर्पण था, उसको स्थापित करने के लिए अपने बेटी के उस प्रेमी से शादी करवाने के लिए एग्री हो जाते हैं। शादी हो जाता है, उसका प्यार अमर हो जाता है। वो कहते हैं ना, लव मैरिज से अरेंज मैरिज। उसके पिता ने ऐसा रणनीति अपनाया कि समाज के नजर में भी भला मानुस बना रहे और बेटी के नजर में भी एक महान पिता का जगह प्राप्त कर सके। उसने अपनी बेटी के प्यार को सफल बनाने के लिए लव मैरिज को, क्षमा कीजिएगा, लव को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर पूरे धूमधाम से अपनी एकलौती बेटी का शादी कर दी। पर नीति को फिर कुछ और मंजूर था। महज 1 या 2 साल बाद उस पिता का देहांत हो जाता है, जिस पिता से उसकी बेटी अत्यधिक प्रेम करती थी। उस लड़की का दिल फिर भगवान ने तोड़ दिया। वो लड़की टूट सी जाती है, बिलख सी जाती है, क्योंकि उसके पिता ने उस लड़की का शादी उसके बस मन पसंद इंसान से करवाया था। लेकिन इस बात का खुशी था कि उसका पति उसके साथ था, उसे ढाढ़स बढ़ाता है, उसे सांत्वना देता है कि तुम चिंता मत करो, पिताजी चले गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। वो लड़की शादी के बाद बड़े शहर, देश की राजधानी दिल्ली चली जाती है। दिल्ली में उसके पति जिससे वो प्रेम करके शादी की होती है, उसके पति प्रोफेसर होते हैं, शिक्षक होते हैं, शिक्षा जगत में अपनी एक पैठ बनाए रहते हैं। उसके पति ने उस लड़की के नाम से एक कोचिंग सेंटर खोलते हैं। उस कोचिंग सेंटर का नाम उस लड़की के नाम से होता है। इस कदर पति, वो प्रोफेसर उस लड़की से प्रेम करता है, इस बात को आप समझ लीजिए। इतना प्रेम करने वाला इंसान, वो कहता है ना कि किसी का नजर लग जाता है। दोनों सुखी संपन्न जीवन यापन करते थे। लड़का इस लड़की के प्रेम में इतना अंधा था जिसकी कोई सीमा नहीं। सब बाधाओं को पार करते हुए उस लड़की की हरेक इच्छा को पूरा करता वो इंसान, वो प्रोफेसर दिल्ली में जीवन यापन करता रहता है। लेकिन इसी बीच वो कहते हैं ना कि प्यार करने वाले को किसी की नजर लग जाती है। 2 हंसों का जोड़ा एक साथ, किसी को देखा नहीं गया, किसी ने उसके सुखी जीवन में नजर लगा दिया। एक दौर ऐसा आता है, एक रात ऐसा आता है, एक काली रात ऐसा आता है कि उस प्रोफेसर का, उस टीचर का ब्रेन हेमरेज हो जाता है। सुबह में जब उस लड़की को पता चलता है कि मेरे पति का सर दर्द हो रहा है, तो वो लड़की
जो उसका बेसुध हो जाना मतलब बेहोश होकर पड़ा था, सरदर्द चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। वो लड़की को कुछ समझ नहीं आता है। अगल बगल से किसी तरह सहारा लेकर जिस ड्रेस में वो औरत रहती है, वो लड़की रहती है, उसी ड्रेस में अपने पति को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागती है। हॉस्पिटल में इस निगाहों को, हॉस्पिटल के डॉक्टरों को, हॉस्पिटल के स्टाफों को इस निगाहों से देखती रहती है कि कोई आकर ये कहे कि आप चिंता न करें, आपके पति ठीक है। लेकिन पति ठीक है कि नहीं है, ये बात उस लड़की को आभास था कि शायद मेरे साथ कुछ अनहोनी हो चुका है। फिर भी वो लड़की इस उम्मीद में था कि शायद वो आकर मुझसे कहे कि तुम चिंता न करो, मैं ठीक हूं। एक हॉस्पिटल ले जाने के दौरान जब उसके पति अपने पत्नी का हाथ पकड़े के ये इशारा करके कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम ठीक हैं, उस समय उस लड़की को थोड़ा हिम्मत तो आता है। लेकिन हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग उसके ब्रेन में इतना ज्यादा होता है कि उसका जान बचाने में वहां के डॉक्टर असफल रहते हैं। ये बात उस लड़की से छुपाया जाता है। ये बात उस लड़की से छुपाया जाता है कि जिस इंसान से आपने प्रेम किया था, जिस इंसान को पाने के लिए आपके पिता ने आपके प्यार को जिंदा रखने के लिए उस इंसान से आपका शादी करवा दिया था, वो इंसान आपको बीच रास्ते में, बीच सफर में ही छोड़कर चले गए। किसी के मन में ये ख्याल तक नहीं आता था कि इतना अच्छा जोड़ी, जिस जोड़ी को पूरे गांव समाज के लोग, परिवार के लोग आशीर्वाद देकर एक बंधन में बांधा था, एक प्यार के बंधन में बांधा था, उस बंधन को किसी का नजर लग जाए। उस लड़की के भाई पहुंचते हैं, उस लड़के के परिवार के लोग पहुंचते हैं। बात होती है डेड बॉडी को उसके गांव ले जाने। चूंकि गांव से बिलोंग करते थे, रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली की ओर प्रस्थान किए थे, इसलिए जब दाह संस्कार की बात होती है तो उस बॉडी को गांव लाने की बात होती है। लेकिन उस लड़की को हर बात ये बतला दिया जाता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति ठीक है, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। लेकिन साहब वो कहते हैं ना कि प्रेम करने वाले इंसान की बात सिर्फ मुंह से नहीं होती है, दिल से भी होती है और मन से भी होता है। वो लड़की अंदर ही अंदर समझ रही थी कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो चुका है। एक तरफ वो लड़की को ट्रेन पकड़कर उसके घर वाले उसको गांव की ओर ले जाते हैं, दूसरी तरफ डेड बॉडी को उसके जो प्रोफेसर पति थे, शिक्षक पति थे, उसके डेड बॉडी को लेकर गांव की तरफ बढ़ते हैं। दोनों अलग अलग निकलते हैं ताकि उस लड़की को यह ना पता चले कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो गया। जब वो लड़की अपने गांव के स्टेशन पे उतरती है तब उसे एहसास होता है कि कुछ न कुछ मेरे साथ अनहोनी हुआ है। उस लड़की को उस गांव में ले जाया जाता है जिस गांव में पहले से हजारों लोग भीड़ लगाकर बैठा था, खड़ा था कि आज वो प्रोफेसर आ रहा है जिसने प्रेम करके शादी किया था, जिसने अपने गरीबी से निकलकर दिल्ली में जाकर एक नाम कमाया था, एक नाम कमाया था। उसकी एक झलक पाने के लिए पूरे गांव में भीड़ लगा हुआ था। भीड़ ऐसा मानो कि कोई भगवान अवतरित हो रहा। उस गांव समाज के सम्मानित लोग भी उस डेड बॉडी को, उस प्रोफेसर को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। जब वो लड़की ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर अपने गांव की ओर आती है और गांव में देखती है अपने घर के पास कि इतना बड़ा भीड़ इकट्ठा है, इतना बड़ा भीड़ इकट्ठा है, तब उसका हिम्मत जवाब दे जाता है और वो चित्कार मारकर रोने लगती है। उसको एहसास हो जाता है कि अब मेरा प्रेम, मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। रोने लगती है, बिलखने लगती है, टूट जाती है। बार बार बेहोश हो जाना, बार बार गिर जाना, उसके नाम को याद कर कर एक अजीब विडंबना सा, एक अंधकार सा जीवन में छा जाता है। लोग समझाते हैं, लोग बुझाते हैं, मानने को तैयार नहीं होता है कि वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चला गया। कोई कैसे मानेगा?
जिस व्यक्ति से जो व्यक्ति मेरे साथ 7 जन्मों का फेरा लिया था, 7 जन्मों का कसम खाया था, वो व्यक्ति मुझे एक जन्म में भी पूरा साथ नहीं दे सका, बीच रास्ते में छोड़कर मुझे चला गया। उस प्रोफेसर का, उस शिक्षक का दाह संस्कार किया जाता है, इधर परिवार टूट जाता है। अपने पीछे वो प्रोफेसर एक पत्नी और 3 बच्चा, 2 बेटा और 1 बेटी छोड़ जाता है। अब इस औरत के सामने बहुत बड़ा विडंबना होती है। वो तो अपने पति के साथ मर भी नहीं सकती क्योंकि उसके पीछे 3 बच्चे हैं, और जी भी कैसे सकती है क्योंकि जो उसका जीवन यापन करवाने वाला, उसके कदम के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, वो उसे इस दुनिया से छोड़कर चला गया। बात आगे बढ़ती है, बात आगे इस कदर बढ़ती है कि जो लड़की कभी छोटे शहर में पढ़ने वाली बड़े शहर दिल्ली की ओर जाती है और दिल्ली के चकाचौंध को देखकर अपने जीवन को यापन करने की सोचती थी, वो लड़की के जीवन में एक झटका में सब कुछ बदल जाता है और वो उस गांव में चली जाती है जिस गांव को वो ठीक से जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं। उसके लिए जीवन यापन करना उस गांव में और भी कठिन हो जाता है। अपने पति के देहांत के मात्र 1 से 2 महीने के अंदर ही अपने वो भाई को फोन करती है और कहती है कि भैया इस गांव में मैं नहीं रह सकती, मेरे बाल बच्चा का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, किसी तरह आप मुझे इस गांव से बाहर निकालिए। उसका भाई भी उसके पिता के जगह पर अनुकंपा की नौकरी करता है, वो भी पुलिस वाला होता है। तो उसका भाई अपने बहन के प्रति इतना समर्पण, इतना प्रेम दिखाते हुए, एक पिता के चले जाने के बाद एक पिता का रोल निभाते हुए वो अपने बहन को लेने पहुंच जाते हैं। जब अपने बहन को लेने उसके ससुराल पहुंच जाते हैं तो ससुराल पक्ष के लोग ये कहते हैं कि कुछ दिन इसको रहने दीजिए। अपना फर्ज ससुराल वाले भी निभाते हैं और ये गुजारिश करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपसे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए। लेकिन इस महिला, इस लड़की के मन में कुछ और था कि मैं अपने बच्चे को, मैं अपने पति को जिस तरह मेरा पति था उस तरह मैं अपने बच्चे को बनाऊंगा और एक नाम दूंगा कि देखो तुम्हारे चले जाने के बाद भी मैंने तुम्हारे बेटे को, अपने बेटे को अपने जैसा बनाया। अपने भाई के साथ वो सवार होकर अपने मायके चली आती है और भाई को कहती है कि भैया मुझे एक ऐसा रास्ता दिखलाइए जिससे मैं अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकूं, तो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दे सकूं। उसका भाई भी अपने बहन के प्रति इतना समर्पित होता है कि अपने गांव से सटे एक शहर में, एक छोटे से शहर में, एक छोटा सा शहर लेकिन अच्छा शहर में उसे व्यवस्थित करता है ताकि तुम अपने बच्चे को पढ़ा सको, लिखा सको। अनेक बाधाओं को पार करते हुए वो महिला छोटे शहर में आकर किराए के मकान में रहती है और अपने बच्चे का परवरिश करती है, अपने बच्चे को पढ़ाती है। इस दौरान लाख कठिनाइयां आती हैं। लोग उसके चरित्र पे सवाल उठाते हैं, लोग उसके कार्यशैली पे सवाल उठाते हैं, लेकिन सवाल उठाने वाले कोई और नहीं, अपने होते हैं। अपने इसलिए होते हैं क्योंकि उसने कभी भी खुद को उन लोगों के सामने समर्पित नहीं किया जो लोग सोचते थे कि मेरे चरणों में आकर गिड़गिड़ाएंगे, मुझसे कहेंगे कि मेरी कुछ मदद कीजिए, मेरी कुछ मदद कीजिए। लेकिन वो लड़की स्वाभिमानी थी, नमक रोटी खाना पसंद करती थी, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा देना ज्यादा जरूरी समझती थी क्योंकि वो जानती थी, एक शिक्षक की बीवी थी, एक प्रोफेसर की बीवी थी, वो जानती थी कि शिक्षा का कितना महत्व होता है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए वो अपने बच्चे को स्कूल में, CBSE स्कूल में अपने तीनों बच्चों को पढ़ाती है और दुनिया की परवाह किए बिना अपने जीवन में कोई भी ऐसी बात को भनक तक नहीं लगने देती है कि वो अंदर से टूटी हुई है, वो अंदर से कमजोर है। वो हमेशा ये बात सोचती है कि मैं अकेली महिला अगर अंदर से कमजोर हूं, इस बात को अगर दुनिया को पता चल जाएगा तो दुनिया मुझे गिद्ध की तरह नोच खाएगा। इस
बात को लेकर वो बाहर से बड़ा खुद में एकदम हिम्मत वाली वो महिला दिखना चाहती है, दिखाती है लोगों की को कि देखो मैं उस व्यक्ति के जाने के बाद बिल्कुल नहीं टूटी हूँ, मैं अपने बच्चे का माँ भी मैं खुद हूँ और अपने बच्चे का पिता भी मैं खुद हूँ। जब उसका बच्चा अपने पिता की आस लगाता है तो वो माँ कहती है कि बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप खुद हूँ। इस दर्द को एक सीने में छुपाकर, इस दिल में छुपाकर, सभी कठिनाइयां को खुद के ऊपर झेलकर, सभी बुरे वक्त को भुलाकर वो अपने बच्चे को एजुकेशन देते देते आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि लोग उसे कहते हैं कि देखो, लोग उसका मिसाल देते हैं कि देखो उससे किस सीखो, पति न होने के बावजूद भी अकेली महिला अपने बेटे को शिक्षा दे रही है, अकेली महिला अपने बेटे को इतना अच्छा से परवरिश हो रहा है। क्या पता कल जाकर उसका बेटा, उसका बहू इस बात को, अपने इस माँ के त्याग को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, ये तो अंधकार की बात है। लेकिन ईश्वर करे सभी लोग उस त्याग को समझे जो त्याग एक माँ ने अपने सुख सुविधा, ना ही तो शारीरिक सुख मिला, ना ही किसी भी प्रकार का सुख मिला, सभी सुख को त्याग कर अपने बच्चे का परवरिश करती। जब उस महिला के घर में ही शादी की बात की जाती है तो उसका समाज, उसका जाति इस बात से इनकार करते हैं कि हमारे जाति में एक विधवा का शादी नहीं होता है, उस ढोंग की बात करते हैं। फिलहाल अभी इतना ही छोड़े जाते हैं। आपको यहीं तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे अगली एपिसोड में किसी और कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।